इस वीडियो में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नाम के हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अम्ल, क्षारक और एवं लवण, ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गुण प्रकृति अलग अलग होती है। ठीक, अलग होने का कुछ विशेष कारण होता है और इनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। ये सब के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और जैसे कि इन सब के बारे में हम अपने जीवन की दिनचर्या में देखा भी होगा कि भोजन का खट्टा होना या कड़वा होना, ठीक है, यह किस कारण होता है। इसमें उपस्थित अम्ल एवं क्षारक के कारण ऐसा होता है। किसके कारण? भोजन का खट्टा और कड़वा अम्ल और क्षार के कारण होता है। ठीक है, कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जैसे नींबू का पानी, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन आदि, इन सब का अलग अलग प्रभाव, गुण और स्वाद होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार का स्वाद खट्टा होता है, यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए। क्या बोला है कि अम्ल जो होता है इसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक, और दूसरा गुण इसका होता है कि यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, यह नीले पत्र को लाल कर देता है। इसका दूसरा गुण होता है, अम्ल का दूसरा गुण होता है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। और क्षार का जो गुण होता है वह ठीक इसके विपरीत होता है, अम्ल के ठीक विपरीत होता है। इसका जो स्वाद होता है इस कड़वा होता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला बना देता है। इसका यह प्रमुख गुण है। यह क्वेश्चन काफ़ी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एक लाइनर क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और ख़ासकर ये भी पूछा जाता है कि मतलब अम्ल के गुण भी लिखिए, तो यह अम्ल और क्षार के विशेष गुणों में के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है। पहले बात हम समझेंगे कि अम्ल और क्षार के विशेष गुण के बारे में जानकारी देंगे। आखिर यह क्या चीज़ होते हैं, इनका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार। ठीक है, देखिए रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचित हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इसके पहले हमने बताया था कि लिटमस पेपर यह ऐसा पेपर होता है जिस पर अम्ल और क्षार के गुण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, अगर लिटमस पेपर के ऊपर अगर हम अम्ल डालेंगे तो लिटमस पेपर का अगर कलर नीला है, अम्ल डालने के बाद नीला लिटमस पेपर लाल बन जाएगा, तो यहाँ पर बता रहा है कि यह रंग में परिवर्तन उसका क्या बताता है, अम्ल है कि क्षार, यही बताता है। अगर नीला से लाल बन गया तो अम्ल बताएगा, अगर लाल से नीला बन गया तो वह क्षार को डिनोट करेगा। देखिए, कभी भी लाल लिटमस पेपर पर अगर हम अम्ल डालेंगे तो वह लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, अगर नीले पे अम्ल डालेंगे तो वह क्या बन जाएगा, लाल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम रिवर्स तरीके से समझें तो यह बोला जाए कि अगर कोई लिटमस पेपर नीला से लाल बन जा रहा है, ठीक, तो किसको प्रदर्शित करेगा, वह अम्ल को प्रदर्शित करेगा। और सीधी भाषा में समझे, अम्ल क्या होता है, अम्ल का जो गुण होता है वह नीला को लाल बना देता है। ठीक है, और दूसरी भाषा में समझे कि अगर कोई लाल लिटमस पेपर है, किसी लिक्विड में डालने पर वह अगर नीला बन जाता है तो इसका मतलब यह होता है कि वह कौन सा लिक्विड होगा, क्षार लिक्विड होगा। ठीक है, मतलब रंग में परिवर्तन यह बताता है कि वह अम्ल है कि क्षार। ठीक है, अच्छा,
इसमें गंधीय सूचक भी कहते हैं। इनकी जो गंध होती है वह अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, जिन्हें हम गंधीय सूचक भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक, बोला है कि अम्ल और क्षारक मतलब क्षार धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई विलयन है, मतलब किसी भी पात्र में अगर अम्ल डाला हो, एसिड डाला हो, चाहे क्षार डाला गया हो, ठीक है, तो उसमें अगर हम लोहे की कील अगर कोई धातु डाल देते हैं, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, जिंक हुआ, ठीक है, इन सब, सोडियम हुआ, इन सब को अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इन सब को डालने के बाद कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और रासायनिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या उत्पाद बनता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि एक स्टैंड के सामने एक परख नली रखी गई है, जिसके अंदर हाइड्रोजन, जिसके अंदर क्या है कि लिक्विड भरा है। क्या भरा है, लिक्विड भरा है। वह कौन सा लिक्विड है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। ठीक, और उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाले जाते हैं। किसके टुकड़े, जिंक के, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक के कुछ दाने डाल रहे हैं। जब दाने डालते हैं तो देखते हैं कि इसके माध्यम से एक पाइप लगाई गई, नली लगाई गई है, और यह जो लिक्विड भरा हुआ है वह है हमारा पानी। पानी के अंदर पाइप है, तो पाइप के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ गैस आ रही हैं, और गैस के माध्यम से बुलबुले निकल रहे हैं। आखिर ये बुलबुले किस गैस के हैं, तो यह बुलबुले हैं हाइड्रोजन गैस के। किसके, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जलता हुआ अगर कोई माचिस की तीली, ठीक है, ले जाते हैं, तो यह देख रहे हैं इस रूप में वो फट फट की आवाज़ करते हुए जलेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखने के वाली बातें हैं। अगर हम पूछ दें कि अगर कोई भी धातु के साथ अगर हम अम्ल मिलाते हैं, चाहे अम्ल के साथ धातु मिलाते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अम्ल और धातु मिलाने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह मुख्य इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए कि अगर हम अम्ल के साथ धातु मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, धातु मिलाते हैं, तो क्या बनता है, लवण बनता है। लवण बनता है। अच्छा, ये लवण क्या होते हैं, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो और विस्तृत जानकारी मिलेगी। आप उनके अंदर विभेद कर पाएंगे कि अम्ल, क्षार, लवण में क्या क्या अंतर होते हैं। अभी आप समझे थे कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का कसला होता है, उनके इनकी प्रकृति अलग अलग है। अम्ल क्षार की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल के साथ अगर धातु मिलाते हैं तो लवण बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया। यही है, यही जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक यह है कि अगर पूछ सकता है एग्जाम में कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, मतलब अम्ल के साथ अगर हम कोई धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यही हमें बताना है। ठीक, अच्छा, देखिए यहाँ पर बोला है NaOH, यह एक क्षार, क्या है, क्षार है, और ये जिंक को मिलाया जाता है। NaOH में अगर जिंक मिलाते हैं तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। मतलब यह जो चीज़ है वो क्षार है, सोडियम, जिंक क्या है, धातु है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो यह जो चीज़ बनी हुई है वह लवण बताती है, लवण है, और ये हाइड्रोजन गैस है। यही चीज़ आपको बताया गया था कि अगर अम्ल या क्षार के साथ कोई धातु मिलाते हैं या धातु से रिएक्शन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई केवल किसके साथ, अम्ल के साथ। ध्यान से समझिए कि अगर अम्ल के साथ धातु मिलाया जाता है तो यह बनता है। ठीक, आगे पॉइंट है कि अम्ल के साथ, किसके साथ, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट मिलाया जाएगा। ठीक है, तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, मतलब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दोनों चीज़ अम्ल के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। ठीक है,
पहले क्या था कि अम्ल के साथ केवल धातु मिल रहा था, अब अम्ल के साथ क्या मिलेगा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दो पॉइंट अलग अलग है, दोनों को समझ लीजिए। आगे अब चले, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि यह है बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता है श्वेत अवक्षेप और पानी बनता है। ठीक, मतलब अगर हम धातु के साथ मतलब हम अगर अम्ल के साथ पहले लिखें चाहे बाद में लिखें वो फर्क नहीं पड़ता। अगर अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। फिर से समझते हैं कि अगर धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। देखिए लवण हर रिएक्शन में बनेगा, इस रिएक्शन में लवण बनेगा और साथ ही साथ कुछ अलग अलग उत्पाद भी बनेंगे। जैसे पहले वाले में क्या था कि लवण बन रहा था, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, यह चीज़ निकलेगी। कब, जब धातु कार्बोनेट मिलाएंगे तब। ध्यान से रखिए क्या क्या निकलेगा, क्या क्या बनेगा, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कब, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल मिलाया जाता है तब। ठीक है, यह चीज़ आपको याद करना पड़ेगा और इसको हो सके तो आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। यही इक्वेशन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि इसका उत्पाद बताइए। ठीक है, चलिए आगे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मतलब ये कह रहा है कि अगर, देखिए अगला प्रभाव क्या है, अगला प्रभाव में देखिए अगली पॉइंट है, तो अगली पॉइंट की सब पहले ये देख लेते हैं कि अगला जो पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अम्ल को, अभी तो हम ये देख रहे थे कि अम्ल और क्षार के साथ धातु मिलाई जा रही थी। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर हम अम्ल और क्षार को ही मिला दें तो क्या होगा, कि अम्ल और क्षार को जब मिलाते हैं तो लवण बनता है। ठीक, लवण के साथ पानी बन जाता है। यही चीज़ बता रहा है कि अम्ल का जो गुण होता है क्षार के ठीक गुण से विपरीत होता है। अर्थात अगर अम्ल और क्षार को मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो हमें यह होगा कि अम्ल का गुण और क्षार के गुण से जैसे ही मिलेगा दोनों का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद जो पदार्थ बनता है उसे ही लवण कहते हैं। ठीक है, मतलब अम्ल का गुण क्षार के गुण से जब रिएक्शन करता है तो दोनों का गुण समाप्त होकर के एक नया पदार्थ बन जाता है जिसे हम लवण कहते हैं। अब बात समझ में आई कि लवण क्या चीज़ है। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, जो उसका रिएक्शन का जो प्रभाव होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, ठीक है, क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि एक लिक्विड है NaOH, जिसे क्षार कहते हैं, या क्षार को प्रदर्शित करता है NaOH। ठीक, प्लस HCl जो अम्ल को बताता है कि यह अम्ल है। दोनों को मिलाते हैं तो देखिए ध्यान से, Na और Cl एक हो जाएंगे जो लवण को बताता है, प्लस H2O मतलब दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के पानी बना देता। ठीक है, यह भी बताया गया था कि अम्ल क्षार को मिलाने पर लवण बनता है और पानी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि क्षार अम्ल को का रिएक्शन लवण को बनाता है और उत्पाद में पानी का निर्माण होता है। ठीक है,
इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब अम्ल का प्रभाव और क्षार का प्रभाव दोनों आपस में मिलकर के खत्म हो जाता है और एक ऐसा पदार्थ बनता है जिसमें न अम्ल होता है और ना ही क्षार होता है, जिसे ही इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षारक प्लस अम्ल बराबर लवण प्लस जल। ठीक है, 3 प्रकार के पॉइंट आपको बताया गया था। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फिर से रिवाइज करते हैं। इसमें आता है आपका यहाँ पे है कि अगर हम अम्ल और धातु को मिलाते हैं, अम्ल और धातु को मिलाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलता है। दूसरे पॉइंट में क्या है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन अम्ल के साथ अगर किया जाता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तीसरे पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है कि यदि कोई क्षार और अम्ल को मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। यही 3 पॉइंट को आपको अच्छी तरह से याद करना है, रिवाइज करना है। जो यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं उनको याद करना है। पूछ सकता है कि अगर अम्ल और क्षार रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, उदाहरण से दर्शाइए। तो आपको इस प्रक्रिया में यही लिखना है, यही चीज़ है कि अम्ल अगर क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो अम्ल और क्षार दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और क्या बनता है, लवण और पानी बनता है। साथ में इस इक्वेशन को अगर लिख देंगे तो आपका फुल मार्क मिलेगा। ठीक, आगे देखिए अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड। अब क्या आ गया, तो पहले धातु था, अम्ल के साथ धातु था, अब क्या मिल गया, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड मिल गया। ठीक, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड मिलने से कौन सी अभिक्रिया होती है, इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए यहाँ से कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। वही चीज़, पीछे वाली चीज़ ही उत्पाद बनता है, लवण और जल। ठीक, अच्छा अब आगे देखिए, अगर क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के बीच में अभिक्रिया देखी होगी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और का एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लवण और जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यह मुख्य टॉपिक है। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एग्ज़ाम में तो ठीक है, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका पूछा जाता है कि अधात्विक ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड, यहाँ पर लिखा है कि अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होती है अम्लीय होती है। और धात्विक ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए कि अधात्विक ऑक्साइड, नोट कर लीजिए कि अधात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है। तो अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है और धात्विक ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं या धात्विक क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक, अच्छा अम्ल और क्षार में क्या समानता है, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार में कौन कौन सी समानताएं होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको प्रयोग भी करके दिखाया है। प्रयोग करने के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिर इनके अंदर क्या क्या समानताएं होती हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। ठीक, देखिए अम्लों में धन आयन होता है तथा ऋण आयन, जैसे HCl में Cl माइनस, NHO3 में यह माइनस, CH3COOH में CH3COO माइनस, H2SO4 में H2SO4 डबल आयन माइनस। यह जो चीज़ें होती हैं अम्ल में भी उपस्थित है, मतलब अम्ल में प्लस में है, और क्षार में माइनस में उपस्थित है। माइनस में क्या है, OH माइनस में हो सकता है। ठीक है, CH3COO माइनस में हो सकता है, HO4 माइनस में हो सकता है। मतलब क्षार में भी आयन है
और अम्ल में भी आयन है। मतलब यह एक समानता हो गई। कौन सी समानता? कि अम्ल अम्ल और क्षार अम्ल और क्षार दोनों में आयन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में आयन होते हैं। कौन से अम्ल? अम्ल में प्लस आयन होता है और क्षार में माइनस आयन होता है। यह इसकी प्रमुख समानता है। ठीक। अच्छा, अब देखिए बोला है कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है। अगर जलीय विलयन में अम्ल या क्षार को डालते हैं तो क्या होता है? अच्छा, ठीक है। देखिए, अगर अम्ल को जल में डालते हैं या क्षार को जल में डालते हैं तो कौन सी अभिक्रिया होती है वह यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें यह पूछते हैं कहा कि अम्लीय का में विलयन क्या बनता है, या फिर क्षार का जलीय विलयन में क्या बनता है। दो चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जल की उपस्थिति में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अम्ल है। कौन सा है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला है कि अगर हम HCl जो अम्ल है को अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या बनता है। ध्यान से देखिए, HCl जो बनता है, HCl H2O के साथ रिएक्शन करके बना देता है H2O प्लस आयन। ठीक, और क्या बनता है? यह Cl माइनस। अच्छा, देखिए अगर अम्ल को पानी में मिलाते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन तो अलग हो जाता है, प्लस आयन अलग हो जाता है और माइनस आयन अलग हो जाते हैं। प्लस आयन अलग, माइनस आयन अलग। अगर हम क्षार को पानी में मिलाते हैं, मतलब NaOH को अगर पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है कि Na अलग, Na प्लस और OH माइनस अलग अलग हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसका उत्पाद और इसके उत्पाद में अंतर है। क्या? कि इसमें भी प्लस आयन बना, इसमें भी प्लस आयन बना, इसमें भी माइनस आयन बना, इसमें भी माइनस आयन बना, इसमें भी प्लस आयन बना। आखिर अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि इसका जो एक तत्व अलग है वो अलग हुआ, लेकिन यहाँ पर तत्व अलग नहीं हुए। अम्ल वाले में तत्व अलग नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि यह हाइड्रोजन स्वतंत्र रूप में न रह करके जल बना देता है। लेकिन क्षार वाले में क्या है कि क्षार वाले में जैसे ही पानी से रिएक्शन कराते हैं तो प्लस आयन अलग हो जाता है और माइनस आयन अलग हो जाते हैं। लेकिन अम्ल वाले में क्या होता है कि माइनस आयन तो अलग होता है, लेकिन प्लस आयन अलग न होकर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पानी बना देता है। यही अंतर है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहले ही बताया गया था, अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। ठीक है, जिसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसका यह उदाहरण है। इसको याद कर लीजिए कि आखिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार फिर बता दे रहे हैं कि अगर अम्ल को क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है, अर्थात दोनों का गुण खत्म होकर के लवण बन जाता है और पानी बन जाता है। ठीक, यही कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया HCl प्लस NaOH जो बनाते हैं। NaOH क्या बना लेता है? NaCl मतलब एक लवण बना लेता है और पानी को अलग कर देता है। यह उसका उदाहरण है, यह उसकी परिभाषा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आगे बोला गया है कि जल में अम्ल का क्षार अम्ल या क्षार के साथ घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया हम बताए थे आपको कि जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात यहाँ पर बोला है कि जल में अगर अम्ल और क्षार को घोलते हैं तो घुलने की प्रक्रिया में अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अत्यंत ऊष्मा निकलती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। अर्थात यह हमें बता रहा है कि जैसे ही अम्ल को जल में डालते हैं तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि उसमें से अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है जो हमारे शरीर के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया है कि जल में अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकती है। रिपीट करते हैं, क्या कि अगर जल में अम्ल को मिलाते हैं तो बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है, गर्मी निकलती है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आखिर काम तो करना है तो करना क्या पड़ेगा? अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अम्ल की बहुत थोड़ी मात्रा अगर पानी में जाएगी और पानी हिलता रहेगा तो अम्ल भी इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा के साथ घुल जाएगा, जिससे कम मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। लेकिन अगर अचानक इसमें ज़्यादा मात्रा में अगर हम अम्ल डाल देते हैं तो वह अधिक अम्ल से अधिक मात्रा में अधिक ऊर्जा निकलेगी। ठीक है। अब कम ऊर्जा कब निकलेगी? जब जल के साथ थोड़ी थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाते हुए उसको घुमाते रहेंगे तो कम ऊर्जा निकलेगी और सावधानी मिलेगी। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अम्ल को जल के साथ मिलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर कैसे मिलाना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि जल में अम्ल को मिलाते समय अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा को डालनी चाहिए और जल को किसी पात्र के माध्यम से हिलाते रहना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होता है कि ऊष्मा के कारण मिश्रण अपस्फीत होकर बाहर आ जाता है तथा जल सकते हैं। देखिए, अगर हम हल्के हल्के हिलाते रहेंगे तो बच सकते हैं, लेकिन अगर अधिक मात्रा में अम्ल को डाल देंगे तो अधिक ऊष्मा होगी और जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ते ही तुरंत ये झाग जैसी संरचना में फैल जाता है। अगर उसके साथ हम खड़े रहेंगे तो हम जल सकते हैं। ठीक है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। जब यह कांच के बर्तन में अगर हम अम्ल को डाल करके उपयोग करेंगे तो यह अधिक गर्म होने के कारण ये क्या हो सकता है? फट सकता है और फटने की वजह से अधिक मात्रा में नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि तनुकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि तनुकरण क्या होता है। तनुकरण का मतलब होता है हल्का। तनु का मतलब हल्का। अच्छा, ये हल्का क्या होता है? अभी यहाँ पर एक शब्द का उपयोग हो रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का मतलब गाढ़ा, मतलब प्योर कह सकते हैं, और तनु का मतलब होता है हल्का, मतलब मिलावटी। अच्छा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता इस तरह में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्या होता है? कमी आ जाती है। जैसे अगर शक्कर में अगर हम पानी डालते हैं, शक्कर में अगर हम पानी डालते हैं तो पानी की जो शक्कर की जो मिठास होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह से अगर हम अम्ल में पानी मिलाते हैं, तो अम्ल की जो पावर होती है, मतलब यह वाला आयन और हाइड्रोक्साइड वाला आयन जो होता है उसकी मात्रा भी क्या होने लगती है? कम। किस तरह से कम होने लगती है कि प्रति इकाई उसकी जो क्षमता होती है या आयनों की जो क्षमता होती है वो कम होना लगती है। ठीक। कम होने की वजह से वो क्या बन जाता है? हल्का बन जाता है। हल्का मतलब तनु बन जाता है। ठीक है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं तनुकरण। ठीक। एग्जाम में पूछ सकता है कि तनुकरण किसे कहते हैं, तो आप सीधे कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल में उसकी एक प्रति इकाई सांद्रता को, उसके आयनों की प्रति इकाई सांद्रता को कम करने की प्रक्रिया को ही हम तनुकरण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। बोल रहा है कि अम्ल, अब शक्तिशाली की बात आ गई, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अम्ल एवं क्षारक या क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। प्रबल का मतलब कौन कितना शक्तिशाली होता है या किस रूप में शक्तिशाली होता है।
ठीक है। अच्छा, और देखिए यहाँ पे, अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में बात कर लें कि आखिर अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल ऐसा विलयन होता है जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा अधिक होती है, ठीक। और क्षार क्या होता है? क्षार ऐसा विलयन होता है जिसमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक। अगर हम दोनों विलयन को आपस में मिला देते हैं तो H प्लस एच प्लस H2 हो जाएगा और पानी बन जाएगा, ठीक है। इसे है ही हम कह सकते हैं, कह रहे थे तनुकरण, ठीक है, या उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं? पहली परिभाषा है कि अम्ल क्या है। उसका जवाब है कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वह अम्ल कहलाता है। और क्षार क्या है? क्षार इसमें क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन या माइनस आयन होता है, इसकी सांद्रता अधिक होती है, ठीक। यह अम्ल और क्षार में अंतर है। अम्ल में हाइड्रोक्साइड, अम्ल में हाइड्रोजन आयन अधिक होता है, क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन अधिक होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का विकास किया गया है। कौन सा स्केल? स्केल जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। ये पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है जो यह बताता है कि इसमें कितना हाइड्रोजन, किसी विलयन में कितना हाइड्रोजन आयन है और कितना हाइड्रोक्साइड आयन है, या फिर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम पीएच स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। पीएच स्केल का जो मान होता है वह होता है 0 से लेकर के 14 तक। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, पीएच स्केल के बारे में अच्छी तरह से, लेकिन यहाँ पर ये हम समझ लेते हैं कि अम्ल क्या है। अम्ल अभी बताए थे कि जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, ऐसा विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला गया है, अभी हम बताए हैं कि पीएच स्केल में जो वैल्यू होती है 0 से लेकर के 14 तक होती है। 14 तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः पीएच में एक ऐसी संख्या है के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन में अम्लता या क्षारकता को प्रदर्शित करता है। मतलब पीएच स्केल अम्ल को बताएगा और किसको बताएगा? क्षार को बताएगा, ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही पीएच कम होता है। मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन किसी विलयन में जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। देखिए यहाँ पे एक स्केल बनाया गया है, आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन H प्लस लिखा गया है, हाइड्रोनियम आयन जिसे कहते हैं, और यह वाला हिस्सा बता रहा है कि यह हाइड्रोक्साइड आयन है। मतलब सफ़ेद वाले हिस्से में हाइड्रोक्साइड आयन है और इस वाले हिस्से में, ब्लू वाले हिस्से में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक। मतलब यहाँ देखिए यह वैल्यू लिखा गया है 0 और यहाँ पर वैल्यू लिखा गया है 14। इसका मतलब 0 से 14 तक का जो संख्या होगी उसमें बीच वाली संख्या 7 होगी। 7 का मतलब उदासीनीकरण, मतलब हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोनियम आयन की संख्या और हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बराबर होगी, ठीक। अगर हम इधर जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती जाती है, ठीक। अगर हम इधर जाते हैं
तो हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या बढ़ती जाती है। मतलब हम बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, मतलब इधर जाएंगे तो अम्ल बढ़ेगा। अभी हम बताए थे कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है, मतलब जितना अधिक हाइड्रोजन आयन होगा अम्ल उतना ही पावरफुल होगा, और क्षार में जितना ही हाइड्रोक्साइड आयन होगा वह उतना पावरफुल होगा। अच्छा, 7 से दाहिने तरफ जाने पर पीएच मान में वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है, जो क्षार को बताता है। ठीक, मतलब इधर हमारी क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और इधर हमारी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब इधर जाने पे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा, इधर जाने पे हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, देखिए कि लार खाने के पहले, खाने के बाद, नींबू का रस, रंगीन पेय पदार्थ, गाजर, कॉफी, टमाटर, जल, हाइड्रोक्साइड, HCl, इन तीनों में सबका पीएच मान और कलर पूछा। आगे हम बताएंगे इसका क्या कैसे है। देखिए यहाँ पर स्केल बनाया गया, वही स्केल बनाया गया है कि यहाँ पर 0 से लेकर के 14 तक की संख्या लिखी गई है। इधर वाले पर यहाँ से लेकर के ये जो 7 है, 7 उदासीन होता है। उदासीन का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बराबर होती है, और वह किसमें होता है? जल में। देखिए जल का स्वाद कैसा होता है? जल का स्वाद स्वादहीन होता है, मतलब वह बिना स्वाद का होता है। ठीक है, अगर इस दिशा की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ती जाएगी और पदार्थ खट्टा होता चला जाएगा। मतलब देखिए, सबसे यहाँ पर अगर रहेंगे तो न खट्टा मिलेगा ना ही कसैला मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे तो हल्का खट्टा, यहाँ पर जाएंगे और खट्टा, यहाँ पर और खट्टा, यहाँ पर और सबसे ज़्यादा खट्टा 0 पर मिलेगा। मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल यह मिलेगा, जिसे हम तेजाब कहते हैं। तेजाब मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। यह वाली जो वैल्यू होगी H2SO4 चाहे HCl, HCl में सबसे ज़्यादा पावर होती है। देखिए अब इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी और यह क्षार बनता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है। खून का पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 14 होता है। मतलब NaOH का जो मान होता है वो 14 होता है। HCl का मान 0 होता है, जठर रस जिसे कहते हैं। ठीक है, नींबू का जो रस होता है 2.2 होता है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में कुछ पदार्थों के पीएच मान के बारे में भी पूछता है। ठीक है, आगे देखिए अम्लीय स्तर के बारे में अभी हम बता रहे थे कि इस वाले हिस्से में अम्ल को प्रदर्शित किया जाता है। 0 से 7 तक अम्ल होता है और 7 से 14 तक क्षार होते हैं। 0 से 7 तक अम्ल और 7 से 14 तक क्षार होते हैं। लेकिन 7 वाला जो हिस्सा वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब जिसमें अम्ल और क्षार की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है। इधर जाने पर क्षार बढ़ता जाता है, पावर बढ़ती जाती है। हाइड्रोक्साइड बढ़ता जाता है और पावर बढ़ती जाती है। इधर क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बढ़ता है तो क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब एक चीज ध्यान रखिए कि इधर जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा पीएच मान घटेगा, पीएच मान घटता चला जाता है। जिस पदार्थ का पीएच मान जितना कम होता है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति जो होती है ना बहुत अधिक होती है अगर पीएच मान क्या है? कम है तो। लेकिन क्षार में ठीक उल्टा होता है। क्षार का जो हाइड्रोक्साइड आयन है बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। 10, 11, 12, 13, 14, 14 पे सबसे अधिक क्षार की प्रवृत्ति आ जाती है। 0 पर, 1 पर जो होती है सबसे अधिक अम्लीय प्रवृत्ति होती है। इस तरह से इनके बीच में अम्लीय और क्षारीय गुणधर्म पीएच स्केल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है,
आगे देखिए कुछ पीएच मान के बारे में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देखिए जीरो से लेकर के 7 तक क्षार की प्रवृत्ति होगी। यह वाला जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक देखिए क्षारी पदार्थ है, ये सब के सॉरी अम्लीय पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है। और यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं ये क्षारीय पदार्थ है। 7 से लेकर के 14 तक, 0 से लेकर के 7 तक। ठीक है, अच्छा देखिए कौन कौन से पदार्थ हैं। यहाँ से देखिए 7 से लेकर के 7 का पीएच मान पानी का होता है। किसका होता है? पानी का, जल का। ठीक है, जल का पीएच मान अक्सर पूछा जाता है, जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक, दूध, मूत्र और लार का पीएच मान 6 काली कॉफ़ी का जो स्वाद होता है, स्वाद नहीं, काली कॉफ़ी का जो पीएच मान होता है वो 5 होता है। ठीक है, और दूध, मूत्र, लार का पीएच मान 6.3 से लेकर के 6.6 तक होता है, मतलब कह सकते हैं 6.4। ठीक है, दूध, मूत्र, लार आदि चीज़ों का जो पीएच मान होता है 6.4 लगभग होता है। ठीक है, अंगूर का रस, सोडा या टमाटर का जो रस होता है 2.4 से 3.4 के बीच में होता है। अंगूर का 2.4 होता है, सोडा का, वाटर का लगभग 2.5 से लेकर के 3.5 तक है। जो नींबू का रस होता है वह 2 होता है या 2 से लेकर के 2.4 के बीच में होता है, यह उसका पीएच मान है। बैटरी का अम्ल जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बैटरी के अम्ल को हम H2SO4 कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बैटरी का अम्ल कहते हैं। मतलब बैटरी में H2SO4 डाला जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसे HCl, इसे आमाशय में HCl पाया जाता है। ठीक है, जिसका पीएच मान 0 होता है। HCl का और हाइड्रोक्लोरिक का मान 0 होता है। आगे देखते हैं रक्त या खून का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। समुद्री पानी का जो पीएच मान होता है 8 होता है। बेकिंग सोडा का 9.5 होता है। अमोनियम घोल का 10.5 से 11.5 होता है। और तरल पानी का, क्लीनर का 14 होता है। इस स्लाइड में हम केवल सभी पदार्थों के पीएच मान को देखेंगे। देखिए बताया गया था कि जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4, दूध का, लार का, खून का, इन सब चीज़ों का पीएच मान लगभग 6.4 के आसपास होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है 3 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त हमारा क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, अम्लीय नहीं होता है। ठीक, नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। NaCl मतलब नमक का पीएच मान 7 होता है और पानी का भी पीएच मान 7 होता है। ठीक, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। देखिए शराब का पीएच मान और नींबू का पीएच मान 2.4 लगभग समान है, लेकिन ध्यान रखिए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इसी वजह से होता है कि अधिक अम्लीय पदार्थों का सेवन करने से हमारे आंतरिक अंगों में वो क्षति पहुंचाता है, जिसकी वजह से अल्सर आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं। पहली बात तो वो हमारे अंगों को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, दूसरी बात कुछ निश्चेतनाएँ होती हैं जिसे हम खोना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखिए मानव मूत्र का पीएच मान जो होता है 4.8 से 8.4 के बीच में होता है, ये परिवर्तित होता रहता है। ठीक, समुद्री जल का पीएच मान 8.5, आंसू का 7.4, लार का पीएच मान 6.4 से 6.5 से -7.5 तक होता है। अन्य एसिडिक सूची में देखते हैं तो NaCl का पीएच मान 0 होता है, अभी बताया गया था। काफ़ी वो क्या होता है कि अम्लीय होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, H2SO4 का भी मान 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। ठीक है, आगे देखें तो सेब सोडा का पीएच मान जो होता है 3 होता है। ठीक, अचार का पीएच मान 3.5 से लेकर के 3.9 के बीच में होता है। टमाटर का 4.5 होता है।
केले का पीएच मान 4.5 से लेकर के 5.2 के बीच में होता है। एसिडिक वर्षा का जो पीएच मान होता है 5 के आसपास होता है, मतलब एसिडिक वर्षा अम्लीय होती है। अम्लीय पदार्थ जब किसी भी खूबसूरत पदार्थ के ऊपर गिरती है तो उसकी खूबसूरती को ख़त्म कर देती है। वैसे ही जो ताजमहल है, हमारा आगरा का जो ताजमहल है, ए, ए, एसिड रेन की वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से उसकी खूबसूरती में कमी आ गई है। वह चीज़ क्या होती है, अम्लीय चीज़ किसी भी पदार्थ के पड़ने के बाद उसके ऊपरी हिस्से को नष्ट कर देती है। ठीक है। रोटी का पीएच मान 5.3 से 5.8 होता है। लाल मांस का जो पीएच मान होता है 5.4 से लेकर 6.2 के बीच में होता है। ठीक है। दानेदार पनीर का पीएच मान 5.9 होता है। ठीक। और दूध का पीएच मान कितना होता है, अभी बताया गया था, दूध का पीएच मान होता है 6.4, लेकिन पनीर का जो पीएच मान होता है 5.4 होता है। मक्खन का जो पीएच मान होता है 6.1 से 6.4 के बीच में होता है। ठीक। मछली का पीएच मान 6.6 से 6.8, और अन्य क्षारीय पदार्थों के बारे में देखें, उनका पीएच मान देखें तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है 7 से 10 के बीच में होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 8.3 होता है। टूथपेस्ट 9 होता है। मैग्नीशिया के दूध का पीएच मान 10 होता है। और अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। और हम बताए थे कि टोटल पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में कि हेयर स्टॉकिंग केमिकल्स का जो पीएच मान होता है 11.5 से लेकर के 14 के बीच में होता है। लाइम का पीएच मान जो होता है 12.5 के आसपास होता है, और लाइम का केवल पीएच मान 13 होता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का मतलब है NaOH का जो पीएच मान होता है वो होता है 14। ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे पदार्थों के पीएच मान के बारे में जानकारी लिए। ठीक है। जो महत्वपूर्ण कुछ पदार्थ हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम याद कर लेंगे। आगे देखिए, अम्ल या क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होती है। अभी हम बता रहे हैं कि ये अम्ल की शक्ति हाइड्रोजन आयन की वजह से और क्षार की शक्ति हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बनती है। ठीक है। आगे देखिए, यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल जैसे कि मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न अम्लों में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आखिर पूछा जा सकता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। देखिए, कह सकते हैं कि किसी विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, सांद्रता अत्यधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का पीएच मान कम होता है। प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, कम होता है, मतलब 0 से लेकर के 3 के आसपास होता है। यह प्रबल अम्ल का पीएच मान होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल होते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन, और लेकिन हम 3 से लेकर के अगर 7 के बीच में चलें तो यह कम प्रबल अम्ल है। क्या है, कम प्रबल या दुर्बल अम्ल है। ठीक है। क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है वो कम होती है। ठीक है। अच्छा, पीएच का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको देख लेते हैं। ठीक है। आखिर पीएच मान से हमारे जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर हमारे जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। क्या पौधे एवं पशु पीएच मान के प्रति संवेदनशील होते हैं? हाँ, पौधे और पशु पीएच मान के संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है। 7 पीएच मान से लेकर के 7.8 के बीच में काम करता है। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिए कि हमारा बॉडी है 7 से 7.8 के बीच में रहता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। ठीक है। वर्षा के संकीर्ण का मतलब बहुत कम ही पीएच मान में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर इससे 0.2 या 0.3 का भी परिवर्तन हुआ तो हमारा जीवन कठिन हो जाता है। ठीक है। वर्षा के जल के जो पीएच मान होता है जब 5.6 से कम हो जाती है, वर्षा का जल का जब पीएच मान जो होता है 5.6 से अगर गिर करके 5.5 या 5.32 के आसपास आ जाती है तो उसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या किया जाता है, अम्लीय वर्षा, जो खतरनाक होती है। ठीक है। वैसे तो वर्षा जल का 5.6 से 5 के ऊपर ही होता है, अप डाउन होता है, लेकिन अगर उससे उसका वैल्यू कम हो जाए 5.5 से आसपास, 5 जैसे 4.9 5.2 के आसपास आ जाए तो वह अम्लीय वर्षा का रूप धारण कर लेता है।
ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान भी कम हो जाता है। अभी बताया गया था कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है। ऐसे नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तर जीविका कठिन हो जाती है, मतलब उसके अंदर जो भी जीवित प्राणी हैं उनका जीवन संकट में आ जाता है। ठीक है। दूसरा गर्म में अम्ल पदार्थ क्या है? शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, काफ़ी खतरनाक H2SO4, जिसे हम तेजाब कहते हैं। ठीक है। और जो है शुक्र ग्रह इसी H2SO4 से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान कितना है? अच्छी उपज के लिए पौधे के विशिष्ट पीएच परासों की आवश्यकता है। अगर अच्छी उपज चाहिए तो उस खेत की जो पीएच मान होता है किसी एक लिमिटेड पीएच पीएच वैल्यू के अंदर होना चाहिए। किसी पौधे में स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच भी ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित कीजिए और क्रियाकलाप के अनुसार, यह क्रियाकलाप है उसके अनुसार आप उसकी जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद उसका पीएच मान में जो भी परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को दिए गए निर्देश के अनुसार मिट्टी में सुधार करने के बाद अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है? एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक, मतलब हमारे पेट के अंदर HCl नामक पदार्थ बनता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक कहते हैं। ठीक है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। पहली बात, यह हमारे पेट के अंदर बनता है, काफ़ी पावरफुल होता है, इसका पीएच मान 0 से के आसपास होता है, अभी बताया गया था, जो हमारे बॉडी के ऊपर पड़ने पर जला सकता है। लेकिन यह हमारे पेट के अंदर होता है लेकिन हमारे पेट को हानि नहीं पहुँचाता। ठीक है। और नहीं पहुँचाए बिना वह क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। क्या करता है? भोजन का पाचन करता है। इसका काम क्या होता है? भोजन का पाचन करना। साथ ही साथ यह भोजन के माध्यम से जाने वाले बैक्टीरियाओं को भी मारने का काम करता है। ठीक। अच्छा, अपच की स्थिति में, जब हमें अपच हो जाती है उस स्थिति में अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, मतलब यही HCl पैदा हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, जिसके कारण उदर में गर्म जलन या महसूस होती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, जलन से महसूस होती है गले के पास, पेट के अंदर। तो इसी के अधिक मात्रा में बनने के कारण होती है। यह कब्ज अधिक बनता है जब अपच की स्थिति होती है तब। ठीक है। आगे देखते हैं। और उसी अपच को ख़त्म करने के लिए, अम्ल की मात्रा को ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेते हैं? क्षार ले लेते हैं। क्षार लेने के बाद बन जाता है लवण, मतलब सामान्य अवस्था आ जाती है। ठीक है। अम्ल जब हमारे पेट के अंदर बनता है, मतलब गैस बनती है, तो हम क्षार लेने का प्रयास करते हैं। जैसे हम आम भाषा में इनो है। ठीक है। इनो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम दिया गया। ठीक है। उस चीज़ को लेने से हमारे जो अपच की स्थिति है वो कम हो जाती है और जो HCl की मात्रा वो डाइल्यूट हो जाती है, मतलब लवण के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ ही साथ जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पीएच परिवर्तन के कारण हमारे दांतों का क्षय, दंत क्षय का मतलब होता है दांतों के अंदर होने वाले कमजोरी किसके वजह से होती है? अगर हमारे मुंह का पीएच मान अगर हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है, मतलब 5 से ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन 5.5 से नीचे आ गया तो वो हमारे दांतों को क्षय करना प्रारंभ कर देता है। दांतों का इनेमल, जो प्रकृति में पाया जाने वाला बॉडी में पाया जाने वाला प्रकृति बॉडी में पाया जाने वाला सबसे मजबूत पदार्थ होता है इनेमल। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टल होते के रूप में बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है, चमकीली परत होती है, उसे इनेमल कहा जाता है। वह काफ़ी मजबूत पदार्थ होती है। ठीक है। जिसका पीएच, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण यह संक्षारित हो जाता है। संक्षारित होने का मतलब यह टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब वह टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इनेमल जब टूटना स्टार्ट हो जाता है तो वह दांत क्षय होने लगते हैं। आगे देखें तो उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पाचन में अनेक प्रकार का भोज्य पदार्थ के सब माध्यम से बैक्टीरिया हमारे भोज्य पदार्थ के माध्यम से पेट के अंदर चली जाती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवस्थित शर्करा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न कर देती है। जो बैक्टीरिया होती है भोज्य पदार्थ के माध्यम से जो हमारे मुंह में जाती है, वह क्या करती है कि भोज्य पदार्थों का निम्नीकरण का मतलब तोड़ करके उसके अंदर अम्लीय पदार्थ उत्पन्न कर देती है।
अम्ल उत्पन्न कर देती है, जिसका मान भोजन के बाद मुंह साफ न करने की अवस्था में हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वह कम हो जाता है, मतलब 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण हमारे दांतों को क्षय होना स्टार्ट हो जाता है या फिर दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम इन सब चीज़ों से बचना है तो हमें क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। क्षार क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब अम्लीय की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करते हैं, तो जिसके कारण हमारे दांतों का जो क्षय होता है वह रुक जाता है या रुकना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, पशुओं और पौधों में उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मतलब पौधे और पशु कैसे अपनी आत्मरक्षा करते हैं। आपने मधुमक्खी ने डंक मारा है, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, पिछले हिस्से से और अम्ल छोड़ता है, जिस के कारण दर्द एवं जलन महसूस होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा लगा देने से, ठीक है, दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिल जाता है। ठीक है, नेटल डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिए कि कोई भी मधुमक्खी या फिर कोई भी नेटल डंक वाले जो पशु होते हैं, कीड़े होते हैं, वे क्या करते हैं? मेथनोइक अम्ल, कौन सा अम्ल? मैथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जिसके कारण जलन वाले स्थान पर दर्द का अनुभव होता है। मतलब कहा जा सकता है कि मधुमक्खी डंक के माध्यम से मेथनोइक अम्ल हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देती हैं। ठीक है, आगे देखिए। लवण के संदर्भ में अधिक जानकारी। लवण क्या है? लवण जिसका पीएच मान 7 होता है, जैसे NaCl, पानी। ठीक है, पिछले भाग में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवण का निर्माण करते देखा होगा। ठीक ना, निर्माण गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। लवण परिवार में क्या कौन कौन से पदार्थ आते हैं? ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है। क्या होता है? पीएच मान 7 होता है, उन्हीं को हम लवण कहते हैं। अगर 7 से कम है तो अम्ल कहलाएगा, 7 से अधिक है तो क्षार कहलाएगा। ठीक है, लेकिन 7 है तो वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ठीक ना, साधारण नमक से रसायन, मतलब इस साधारण नमक का फार्मूला होता है NaCl। क्या आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं? आपको बताया गया था कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस हाइड्रा ऑक्साइड जब रिएक्शन करते हैं तो यह Na और Cl आपस में मिल जाते हैं, NaCl बन जाता है प्लस H2O बन जाता है। क्या बनता है? पानी। आपको बताया गया था कि अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण और पानी। ठीक है, यही बताया गया था आपको ना। तो जो NaCl है यही हमारा लवण कहलाता है। ठीक ना। अच्छा, समुद्री जल से कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। ठीक है, इन लवण में सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भाग में भी ठोस लवण का निक्षेपण होता है। बड़े आकार में यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। ठीक है, मतलब समुद्री पानी के माध्यम से हम इस पानी में अनेक प्रकार के लवण घुले रहते हैं। उन्हीं लवण में से केवल NaCl को ही निकाला जाता है, यही हमारा नमक बनता है। कौन सा नमक? साधारण नमक। ठीक है, ठीक है। समुद्र के पानी के कुछ हिस्से को सुखा दिया जाता है, जिसे खनिज लवण खनन भी कोयले की तरह ही होता है। मतलब अधिक मात्रा में जब पानी को सुखाया जाता है तो अधिक मात्रा में नमक बनता है। जैसे कोयले की खानों से कोयला निकाला जाता है, वैसे ही समुद्र से नमक को निकाला जाता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में? यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम में से एक पाया जाता है। कौन सा? गांधी जी का दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम से चल करके दांडी तक। ठीक है, साधारण नमक के रसायनों का कच्चा पदार्थ, मतलब साधारण नमक किन किन कच्चे पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक है,
इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे उपयोग में पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। ठीक है, साधारण नमक से हम इन सब चीज़ों को बनाया जा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि को बनाया जा सकते हैं। मतलब साधारण नमक को कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, मतलब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड के से उत्पन्न हो जाता है तथा इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, क्लोर क्षार का मतलब होता है NaCl में अगर पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको बताया गया था किसी भी लवण को पानी के साथ अगर रिएक्शन कराया जाता है तो यह बन जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH। ठीक है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक, प्लस HCl प्लस, सॉरी हाइड्रोजन गैस नहीं, HCl होगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पर नमक प्लस पानी को रिएक्शन करा NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस HCl या हाइड्रोजन गैस अलग प्लस क्लोरीन गैस अलग, यह दोनों पदार्थ उत्पन्न होता है। ठीक है, यह एक विद्युत अपघटनीय विधि है जिसमें क्या किया जाता है तो किसी विलयन जिस विलयन में होता है NaCl होता है, इसमें एक एनोड लगा करके मतलब प्लस टर्मिनल, एक कैथोड लगाकर माइनस टर्मिनल जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम जो इधर से हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, ठीक है, इधर से हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोरीन आयन इस तरफ चले जाते हैं और हाइड्रोक्साइड NaCl Na प्लस और हाइड्रोजन आयन इधर चले जाते हैं। ठीक है, इधर जाने की अवस्था में क्या होता है, नमक का घोल NaOH के साथ बाहर आता है। ठीक है, और इधर से हम नमक के घोल को एंट्री कराते हैं तो वह वाला हिस्से में दो हिस्सों में टूट जाता है। मतलब नमक जो होता है, नमक दो हिस्सों में टूट जाता है, मतलब Na प्लस में चला जाता है और Cl माइनस में हो जाता है। ठीक है, नमक के दो हिस्से में टूट जाना, यही विद्युत अपघटनीय विधि कहलाती है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है याद कर लीजिए CaOCl2 होता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है? अभी बताया गया था NaCl को हम विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा तोड़ेंगे तो क्लोरीन अलग प्लस सोडियम अलग प्लस क्लोरीन अलग हो जाती है। ठीक है, क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के रूप के उत्पादन के लिए किया जाता है। जब इस विधि से क्लोरीन गैस निकलती है तो उसको हम क्या करते हैं कि क्लोरीन गैस के मदद से विरंजक चूर्ण को उत्पादित करने के लिए कर लेते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण कर देते हैं। मतलब यह जो दिख रहा है आपके CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो यह क्या बन जाता है, CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण बन जाता है। ठीक है, और पानी इसके उत्पाद के रूप में निकलता है। यही हमारा है विरंजक चूर्ण का फार्मूला। यह कब बनता है, जब बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो विरंजक चूर्ण के रूप में बन जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? वस्त्र उद्योग में, सूती विलेन के विरंजक के लिए कागज़ की फैक्ट्री में किया जाता है। लकड़ी के मज्जे एवं लॉन्ड्री के साफ कपड़ों के विरंजक के लिए किया जाता है। दूसरा है कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी किया जाता है और कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा का मतलब होता है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता पकाने के लिए भी किया जाता है। यह यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है। ठीक है, इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में भी करते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक,
नमक का उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडे को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड के साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया गैस को प्रोवाइड करते हैं तो NH4 अमोनियम क्लोराइड Cl प्लस NaHCO3 का निर्माण होता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसकी मदद से हम इस उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं। सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए सोडियम जल, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो यह जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड अलग, हाइड्रोजन अलग और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए, इसका उपयोग सोडा अम्ल बनाने अग्निशमक के रूप में भी किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशमक मतलब आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह एंटीसिड के रूप में भी, एंटीसिड का मतलब होता है अम्ल को खत्म करने वाला एंटीसिड कहलाता है। ठीक है। यह कैसा होता है, खाने वाला सोडा क्षारीय होता है। खाने वाला सोडा क्षारीय होता है, NaHCO3 यह क्षारीय होता है। ठीक है। यह इसका उपयोग पावरोटी के लिए बनाने या केक के बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह फूलता अधिक है। क्यों फूलता है कि जब हम NaCO3 को गर्म करते हैं तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में निकलती है। जब अधिक मात्रा में निकलती है तो इसका उपयोग हम बेकिंग करने के लिए या पावरोटी या केक बनाने के लिए करते हैं। क्योंकि जब गैस निकलेगी तो उसमें फूलना की प्रक्रिया जो होती है वो अधिक होती है। धोने वाले सोडे का फार्मूला वही होता है, बस उसमें यह नहीं होता है, Na2CO3। खाने वाले सोडे में क्या होता है, NaHCO3। यही अंतर है, ये खाने वाला सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। ठीक है। धोने वाले सोडा का निर्माण कैसे होता है, ये पूछ सकता है कि धोने वाले सोडे में पानी की कितनी मात्रा होती है। यह 10H2O। धोने वाले सोडे में पानी की जो मात्रा होती है 10H2O। ठीक है। कम्प्लीटली फार्मूले की बात करें तो यह Na2CO3 10H2O, यह जल के क्रिस्टल के साथ ये फार्मूला है। अन्यथा इसको हम लिख सकते हैं केवल Na2CO3, यह केवल शुष्क सोडा है। ठीक है। आगे देखिए, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। मतलब खाने वाले सोडे को अगर गर्म कर देंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जब हाइड्रोजन गैस निकल जाती है तो खाने वाला सोडा आसानी से क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है। खाने वाला सोडा से हम धोने वाला सोडा प्राप्त कैसे करते हैं, धोने वाले सोडे कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं पानी की मदद से, पानी की सहायता से गर्म करते हैं तो यह धोने वाला सोडा मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, धोने वाले सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं, तो धोने वाले सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं का कांच, साबुन, कागज आदि के उद्योगों में भी। आगे देखें तो इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे बोरेक्स के बारे में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। आप जानते हैं धोने वाले सोडे का उपयोग घर की उपयोगिता के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह भी अच्छी टॉपिक है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धोने वाले सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टल का जल होता है, मतलब इसमें क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है। जब हम शुष्क क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वह जल हट जाता है। इसमें बोला गया था, एक प्रयोग किया गया था, उसमें कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को लिया गया था। जब उसमें को गर्म किया गया तो उसके अंदर से पानी निकला, मतलब पानी इससे अलग हो गया। ठीक है। लवण के एक सूक्ष्म इकाई
में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। क्रिस्टल का जल किसे कहा जाता है। तो क्रिस्टल का जल देखिए अभी हम बताए थे, सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 में ये 10H2O, जो यह जल की मात्रा है, यह जो जल की मात्रा इस क्रिस्टल, यह प्योर क्रिस्टल है, इसमें जल की जो यह वाली मात्रा है इसको कंप्लीट कर दें तो यह एक क्रिस्टलीय जल बन जाता है। ठीक है, मतलब यह वाला हिस्सा कहलाता है हमारा क्रिस्टलीय जल। ठीक है, जिसे ही अगर हम गर्म कर देते हैं, इस वाले हिस्से को गर्म, इस क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो इसमें से क्या होता है कि CO3 अलग हो जाता है और जल क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्रिस्टलीय जल इसी को कहा जाता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में, मतलब यह एक सूत्र इकाई, यह जो हिस्सा दिख रहा है यह एक सूत्र इकाई है। जल के निश्चित अणुओं की जनसंख्या, देखिए इसमें निश्चित अणु संख्या कितनी है, 10। निश्चित अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टल का जल कहते हैं। बात समझ में आई, क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल जल के रासायनिक सूत्र में कॉपर सल्फेट का 5 जलीय अणु है। कितने जलीय अणु है, यही 5 जो है इस क्रिस्टल का जल है। क्या आप यह बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O में एक अणु आर्द्र है या नहीं। तो यह आर्द्र अणु है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ सकता है, इसका उपयोग के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। ठीक है, जिप्सम को CaSO4H2O को जब गर्म किया जाता है 373 केल्विन पर, तो क्या बन जाता है, पानी के साथ। किसके साथ, पानी के साथ जब गर्म किया जाता है तो वह बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब CaSO4 ऑफ पेरिस, मतलब हाफ H2O। देखिए ये जिप्सम का फार्मूला सेम फार्मूला दोनों है, सेम, बस फ़र्क कितना है कि इसमें 1/2 है और इसमें 1/2 नहीं है। ठीक है, यह जिप्सम का फार्मूला है और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। ठीक है, अगर हम जिप्सम को देखिए और दूसरे तरीका से यहाँ पे इक्वेशन को बदल रहा है कि अगर जिप्सम को पानी के 1.5 अणु के साथ अगर गर्म करते हैं, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के 1.5 अणु के साथ गर्म करते हैं तो जिप्सम बन जाता है। ठीक है, मतलब यह 1.5 आधा और यह 1.5 कितना बन जाता है, 2 पानी के अणु प्लस जिप्सम CaSO4। ठीक है, और यह 2H2O, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, कम्प्लीटली फार्मूला है। इसमें क्रिस्टलीय जल का जो अणु होता है वह 2 है। ठीक ना, इस प्रकार यह आपका जो लेसन है वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है और अगले लेसन के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर कोई सुझाव, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन है तो उसको आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा अगली वीडियो में उसको दिया जाएगा। धन्यवाद।